जॉब एप्लीकेशन के लिए अपनी पहली केस स्टडी कैसे बनाएं, कौन से टॉपिक चूज करें और क्या क्या ऐड करें, जानेंगे इस वीडियो में। आज हम 3 चीजें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, कौन सी प्रॉब्लम स्टेटमेंट चूज करें। अगर आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं है तो आप कहां से प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिक कर सकते हैं। सेकंड, अपनी केस स्टडी में क्या क्या ऐड करें, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत जरूरी हैं। थर्ड, जब आपकी केस स्टडी बन जाए तो उसे कहां पब्लिश करें, कैसे पोर्टफोलियो में ऐड करें और रिक्रूटर को कैसे भेजें ताकि आपके जॉब के चांसेस बढ़ जाएं। वीडियो के एंड में मैं 3 रिसोर्सेज शेयर करूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी केस स्टडी को और इम्प्रूव बना सकती है। तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। चलो ये डिस्कस करते हैं कि आप अपनी पहली केस स्टडी बना रहे हो तो कौन से टॉपिक चूज कर सकते हो। सी आई वुड रिकमेंड यू टू कि आप कोई ऐसे टॉपिक चूज करें जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें आपको काफी नॉलेज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंस का शौक रखते हैं तो आप अपने फाइनेंस के डोमेन में जा सकते हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग या फिल्म मेकिंग का शौक रखते हैं तो आप एंटरटेनमेंट वाले डिवीजन में जा सकते हैं। और ऐसे टॉपिक चूज करें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। डोमेन चूज करने के बाद आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे बनती है ये हम थोड़ी देर में बात करेंगे। उससे पहले यू हैव टू मेक श्योर यू चूज योर प्लेटफॉर्म। या तो आप एक वेब प्लेटफॉर्म बनाओ या तो आप एक मोबाइल प्लेटफॉर्म बनाओ। मोबाइल प्लेटफॉर्म में भी 3 चीजें होती हैं। या तो आप एक वेब ऐप बना सकते हो जो कि आप गूगल क्रोम में खोलते होगे, आपको दिखता होगा एक वेब एप्लीकेशन होती है जिसको आप डिजाइन करके अपनी केस स्टडी में ऐड कर सकते हो। और अगर आप मोबाइल के लिए बनाते हो तो मोबाइल के अंदर भी 2 कैटेगरीज हैं, पहली है एंड्रॉइड, दूसरी है iOS। आप एक वेब ऐप भी बना सकते हो। वेब ऐप उसे कहते हैं जो आपके मोबाइल के सफारी ब्राउजर या फिर आपके क्रोम वाले ब्राउजर में आप मोबाइल पे जो वेबसाइट ओपन करते हो उसे मोबाइल वर्जन वेब ऐप की तरह यूज करते हैं। अगर आपको एंड्रॉइड के डोमेन में जाना है तो आप एंड्रॉइड के डोमेन में जा सकते हो। अगर आपको आईफोन के डोमेन में जाना है तो आप आईफोन के डोमेन में जा सकते हो। ये कैटेगरीज 2 अलग अलग कैटेगरीज हैं। iOS के लिए आपको iOS की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी और एंड्रॉइड के लिए आपको एंड्रॉइड की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप गाइडलाइन कोई भी फॉलो नहीं करते तो रिक्रूटर इजीली समझ जाएगा कि आपने कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं की है और वो आपके डिजाइन को देखते ही आपको रिजेक्ट। ये चीजें आपको बहुत श्योरिटी के साथ रखनी है कि आपको अपनी जो कैटेगरी आपने चूज की है उसकी गाइडलाइन जरूर आप फॉलो करें। एंड्रॉइड की गाइडलाइंस अगर आपको चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। मटेरियल डिजाइन आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। मटेरियल डिजाइन में सारा A to Z आपका ब्रीफ होता है एंड्रॉइड डिजाइन कैसे करते हैं। तो एंड्रॉइड की सारी गाइडलाइन आपको मटेरियल डिजाइन में मिल जाएगी। iOS के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। iOS की गाइडलाइन फॉलो करके भी आप iOS की एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हो। जब आप कोई स्पेसिफिक डोमेन चूज करते हो लाइक एंड्रॉइड या iOS, आई वुड रिकमेंड यू कि आप Pinterest, Dribbble या मीडियम पे जाके जो आप टॉपिक चूज कर रहे हो उसके आगे मोबाइल डिजाइन लिख देना। तो आपको काफी सारे रेफरेंसेस उसमें मिल जाएंगे जो आप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो। लाइक कोई भी आप रेफरेंसेस ले सकते हो, उस रेफरेंस को आप अपने मूड बोर्ड में डाल सकते हो कि आपको क्या एप्लीकेशन बनानी है, किस टाइप की आपको एप्लीकेशन बनानी है। सो आपको वहाँ पे मिल जाएगी सारी डिटेल। तो ज़्यादातर लोग Pinterest यूज़ करते हैं, Dribbble भी यूज़ कर सकते हो आप, मीडियम भी यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस होती हैं। मोबाइल ऐप, आप जैसे ही किसी भी टॉपिक के आगे मोबाइल ऐप लिखोगे बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक भी कर सकते हो आप अपनी एप्लीकेशन बनाने के लिए। वरना मेरे पास एक इंटरेस्टिंग रिसोर्स है विच इज कॉल्ड sharpen.design। इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। इस वेबसाइट पे जाके /UX पे क्लिक कर सकते हो। देन वहाँ पर छोटा सा एक बटन है दैट सेज न्यू चैलेंज। जैसे जैसे आप न्यू चैलेंज पे क्लिक करेंगे वैसे वैसे इट वुड जनरेट वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडीज एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट। क्वेश्चन ये आता है कि अपनी केस स्टडी में क्या इंक्लूड करें। आपको टॉपिक मिल गया, आपको स्टेटमेंट मिल गई, आपने थोड़ा सा कम शुरू भी कर दिया, बट जब डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है और जब आपकी केस स्टडी लिखने की बात आती है तो हमें कौन से टॉपिक एब्सोल्युटली डालने हैं। जैसे आपकी केस स्टडी शुरू होती है आपको एक प्रोजेक्ट समरी लिखनी होती है। सबसे ऊपर ओवरव्यू में आप प्रोजेक्ट समरी मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरव्यू उसका डालना बहुत जरूरी है कि भाई आप किस पर्पस पे ये केस स्टडी लिख रहे हो या क्या आपने बनाया है, उसका इनिशियल स्टेप क्या था, क्या माइंड में सोच के आपने एक समरी बनाई है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव था, ये क्या आपकी समरी, क्या उसका ओवरव्यू है। देन आई वुड रिकमेंड यू कि आप ज़्यादा लेंथी पैराग्राफ में कुछ मत लिखो। जितना छोटा लिख सकते हो, जितना शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो उतना आपके लिए बेटर है। क्योंकि रिक्रूटर कभी भी इतनी रीड करना है अभी के टाइम पे कोई नहीं देखता कि इतना उनको पढ़ना पड़े या ज़्यादातर उनको टेक्स्ट स्ट्रीम में ज़्यादा चीज़ें दिखें। आई वुड रिकमेंड यू कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो विजुअलाइज कराएं उसको। लाइक आपने छोटा सा एक ओवरव्यू डाल दिया और उसके आगे एक एप्लीकेशन का कोई भी स्क्रीनशॉट लगा दिया कि भाई इसको बनाने के लिए आपने कौन सा स्टेप लिया है। लाइक आपने जो इंस्पिरेशन ली होगी या ओवरव्यू में आप जो भी आप कॉन्सेप्ट लिख रहे होगे उसका बेस क्या है। लाइक बेस का कोई भी स्क्रीनशॉट हो सकता है बट विजुअलाइज होना चाहिए कि भाई जो आपने लिखा है उसका विजुअल क्या है। जो भी आप लिख रहे हो बहुत ही सिंपल होना चाहिए। यू हैव टू बी अ वेरी ऑथेंटिक। लाइक कुछ झूठ मत लिखो उसके अंदर, जो आपने स्टडी किया है वही लिखो। क्योंकि रिक्रूटर जो होते हैं वो चीज़ें समझ जाते हैं, पढ़ते ही वो चीज़ समझ जाते हैं कि आपने कोई वायर फ्रेम झूठ डाल दिया उठा के कहीं से, या आपने कोई यूज़र पर्सोना क्रिएट करके कहीं से भी उठा के कुछ भी डाल दिया। ऐसा कभी मत करना। जो आप कर रहे हो, जो आप स्टेप्स ले रहे हो
उसी को लिखना और बहुत ही ईजीएस्ट वे में लिखना, ताकि समझ में आए लोगों को कि भाई आपने जो चीज़ लिखी है वो आप ही के वर्ड्स ना। उस समरी के बाद आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐड करनी होती है, और जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बहुत ही शॉर्ट होती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक वन लाइनर का एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनता है। जो आपने एक प्रॉब्लम पकड़ी है उसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आपको वन लाइनर में ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करनी हो। ये नहीं हो कि आपने पूरा कच्चा चिट्ठा उस पर लिख दिया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जितनी आप छोटी डालोगे उतना आपके लिए बेटर है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद यू हैव टू शो योर यूजर रिसर्च। यूजर रिसर्च में क्या होता है? यूजर रिसर्च के बारे में मैं लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूँ। एक होती है प्राइमरी रिसर्च, एक होती है सेकेंडरी रिसर्च। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो। प्राइमरी रिसर्च में आपने कौन सी रिसर्च की है, सेकेंडरी रिसर्च में आपने क्या रिसर्च की है। प्राइमरी रिसर्च आपकी डायरेक्ट इंटरव्यूज़ वाली रिसर्च होती है, और सेकेंडरी रिसर्च में आप वेब पे जो भी आप रिसर्च करते हो, लाइक किसी भी ऐप के बारे में आपने वेब पे क्या क्या डिटेल्स निकाली है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस क्या क्या की है, वो सारी रिसर्च आपकी सेकेंडरी रिसर्च में आती है। और प्राइमरी रिसर्च में आपका यूज़र रिसर्च होती है, जिसमें आप डायरेक्ट इंटरव्यूज़ लेते हो, डायरेक्ट आप उनके पेन पॉइंट समझते हो, डायरेक्ट उनके बारे में समझते हो, क्या उनको ऐप को यूज़ करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या वो उनको क्या अच्छा लग रहा है यूज़ करने में, क्या डिफ़िकल्टीज़ है उनकी। तो ये सारी चीज़ें आप एक इंटरव्यूज़ में देते हो। इंटरव्यूज़ के थ्रू आप यूज़र को समझते हो। यूज़र को समझने के लिए आपने कितना एफर्ट डाला, ये सारी चीज़ें आपको एक केस स्टडी में डालनी बहुत ज़रूरी है। आपने यूज़र रिसर्च कर ली, आपने यूज़र रिसर्च करने के बाद उनके जो पेन पॉइंट्स हैं, उनकी जो नीड्स हैं, उनके वांट्स हैं, वो आपको एक फिक्शनल यूज़र पर्सोना के अंदर ऐड करने हैं। लाइक 4-5 आपने इंटरव्यूज़ लिए या 10-12 आपने इंटरव्यूज़ लिए, तो ये नहीं है कि भाई आपने हर सेपरेट यूज़र के साथ एक आपने यूज़र पर्सोना एक क्रिएट कर दिया। आपको सारी जितने भी आपने इंटरव्यूज़ लिए हैं सबको एक कंबाइन करके उनके पेन पॉइंट समझ के, क्योंकि मेजर जो लोग होते हैं उनके सिमिलर ही पेन पॉइंट्स होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक बंदे को एक प्रॉब्लम है, दूसरे बंदे को दूसरी प्रॉब्लम, तीसरे बंदे को तीसरी प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोगों की मतलब अगर आपने 15 लोगों के इंटरव्यू लिए हैं तो आपको कुछ मेन प्रॉब्लम्स जो होगी वो 15 बंदों के अंदर मिलेगी कि भाई एक हर बंदे को एक ना एक प्रॉब्लम सिमिलर होती है। तो ऐसे ही आपको प्रॉब्लम डिफाइन करनी है कि भाई ये बंदों की ये प्रॉब्लम थी, एक ही यूज़र पर्सोना में आप लोगों को डालनी है। वो आपके डालने के बाद उनकी नीड्स, उनकी वांट्स, एक यूज़र पर्सोना क्रिएट करना है। वो यूज़र पर्सोना आपको केस स्टडी में डालना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज यू वांट टू मेक इट वेरी फोकस। तो आपको 2 प्रॉब्लम ऐसी लेनी है कि भाई ये 2 प्रॉब्लम है, जो ये मेरी प्रॉब्लम है, इनको आज मैं सॉल्व करूँगा। पर्सोना क्रिएट करने के बाद यू हैव टू मेक योर यूज़र फ्लोज। यूज़र फ्लोज क्या होते हैं? यूज़र फ्लोज वो होते हैं, सपोज करो आपने किसी ऐप पे विजिट किया। ऐप पे विजिट करने के बाद आपने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए। लाइक अमेजोन की ऐप है, अमेजोन की ऐप में आपको कुछ शॉपिंग करनी है, आपको कुछ प्रोडक्ट खरीदना है। आप अमेजोन की ऐप ओपन करी, आपने अपना नंबर डाला, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपने वो प्रोडक्ट को ढूंढा। प्रोडक्ट ढूंढने के बाद प्रोडक्ट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ऐड टू कार्ट किया। ऐड टू कार्ट करने के बाद चेकआउट किया। चेकआउट करने के बाद आपने पेमेंट गेटवे करके उसको ऑर्डर कर दिया, प्लेस ऑर्डर कर दिया। ये जितने आपने स्टेप्स फॉलो किए हैं ये यूज़र फ्लोज में ही काउंट होती हैं। लाइक आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी किसी की, सपोज करो आपने जितने पेन पॉइंट्स आपको पता चल गए, आपने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पिक करी है उसको सॉल्व करने के बाद जो आपने डिज़ाइन किया है, डिज़ाइन करने के बाद यूज़र कौन से स्टेप्स यूज़र लेगा, वो सारा यूज़र फ्लो में आता है कि भाई आपने जो चीज़ ऐड करी है वो कैसे कैसे फंक्शन होंगी, वो सारा यूज़र फ्लो में आता है। यूज़र फ्लो को अगर आपको ज़्यादा जानना है तो आप गूगल पे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर लिख सकते हो। इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर आप जब लिखोगे या यूज़र पर्सोना आप कुछ लिखोगे तो आपको गूगल पे डिटेल्स में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लाइक बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, कुछ भी आप फ्री लिख सकते हो। यूट्यूब पे लिखोगे, यूट्यूब पे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, या गूगल पे भी लिखोगे, वहाँ पे भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, वो सब आप पढ़ सकते हो। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर होता क्या है या यूज़र पर्सोना कैसे क्रिएट होता है। यूज़र फ्लोज के बाद मेक श्योर आप वायर फ्रेम्स को ज़रूर डालें। वायर फ्रेम्स आप फिग्मा पे बना सकते हो। वायर फ्रेम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जैसे आपने लो फिडिलिटी वायर फ्रेम बना दिए, फिर आपने हाई फिडिलिटी वायर फ्रेम बनाए, फिर आपने फाइनल यूआई बनाया, तो ये सारे वायर फ्रेम्स होते हैं। तो कोई बंदे होते हैं जो कि पेपर पे भी स्केच करके बनाते हैं, कुछ होते हैं जो डायरेक्ट स्क्रीन बनाते हैं, कुछ होते हैं कि भाई जो जैसे मैं लो फिडिलिटी यूआई बनाता हूँ, जिसमें बटन्स वगैरह मैं पहले ही ऐड कर देता हूँ, या डिटेल्स जो भी यूआई में होती हैं वो सारी ऐड कर देता हूँ पहले ही, फिर मैं उसको हाई पे लेके जाता हूँ। सो कुछ लोग होते हैं पेपर पे बनाते हैं, पेपर पेन पे भी बना सकते हो आप, या टैबलेट में भी आप उसको ड्राइंग कर सकते हो। जो आपने ड्राइंग किया है वो भी आप लगा सकते हो, बट जब भी लगाना जब आपने जो ड्राइंग की है
वो आपने एक्चुअल यूआई में भी दिखाया है। ऐसा ना हो आपने यूआई, ऐसा ना हो कि आपने टैब पे या आपने पेपर पे कुछ ऐसा ड्राइंग बना दी और वो मैच ही नहीं कर रही आपके फाइनल यूआई से। सो वो चीज़ें मत करना, जो आप जितनी रियल हो सकती है उतनी चीज़ें रियल रखना। उसके बाद शो योर रिक्रूटर कि भाई आपको सिस्टम का कितना ज्ञान है। लाइक सिस्टम बिल्ड करने का डिज़ाइन सिस्टम जो होता है कि उसमें कौन सी कलर थीम आपने फॉलो की है, क्या टाइपोग्राफी आपने यूज़ की है, क्या कंपोनेंट आपने यूज़ किए हैं, कितने आइकन आपने कैसे क्रिएट किए हैं, और भी माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो कि आपको डिटेल्स में दिखानी होती है। इससे रिक्रूटर को पता चलता है कि आपको सिस्टम डिज़ाइन सिस्टम की कितनी नॉलेज है। आपको ब्रीफ में दिखाना है कि आपने कौन सी कलर थीम को फॉलो किया है, प्राइमरी कलर क्या थे, सेकेंडरी क्या थे, बाकी के क्या थे, या ऐसी टाइपोग्राफी में हेडिंग क्या थी, सब हेडिंग क्या थी, कितने क्या क्या पिक्सल का क्या क्या यूज़ किया है आपने, आइकन कैसे क्रिएट किए हैं, कंपोनेंट कैसे सेट किए हैं। ये सारी डिटेल्स आपको अपने केस स्टडी में दिखानी बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी कितनी आती है या आपकी रिसर्च कितनी परफेक्ट है। इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट तुम्हें सिस्टम का, डिज़ाइन सिस्टम का कितना ज्ञान है। लाइक जितनी भी बड़ी कंपनीज में तुम जाओगे कभी भी, तो तुम्हें उनका डिज़ाइन सिस्टम सबका अलग अलग दिखेगा। सब कुछ ना कुछ अलग अलग अपने डिज़ाइन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। अमेज़ॉन का अलग डिज़ाइन सिस्टम है, IBM का अलग डिज़ाइन सिस्टम है, मेटा का अलग डिज़ाइन सिस्टम है। तो सारे अपने अपने डिज़ाइन को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। आपने कभी कभी नोटिस किया होगा गूगल के जितने प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं सबका डिज़ाइन सिमिलर ही होता है। वो एक डिज़ाइन सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको शो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको डिज़ाइन सिस्टम समझ में आता है कि नहीं आता है। उसके बाद आपको 6 से 10 इमेजेस जो आपके फाइनल यूआई की हैं वो आपको लगानी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इमेजेस इसलिए ज़रूरी हैं, अगर आप किसी को कुछ भी दिखाओगे, विजुअलाइज कराओगे कि आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व की है वो क्या कैसे सॉल्व की है, लाइक दिखना चाहिए। अगर आप 1-2 इमेजेस लगा दोगे तो किसी को समझ में नहीं आएगा आपने किया क्या है। तो आपको 5-6 इमेजेस या 10 तक इमेज, मतलब या तो आप मतलब कुछ 6 से 10 इमेजेस लगानी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ताकि समझ में आए। और मॉकअप ज़रूर यूज़ करना। आप कम्युनिटी पे जाके या फिग्मा की कम्युनिटी पे जाके मॉकअप्स लिख सकते हो, मोबाइल मॉकअप्स या यूआई मॉकअप्स। तो आपको वहाँ पे बहुत सारे मोबाइल के डिज़ाइन दिख जाएंगे जिसमें आप अपने स्क्रीनशॉट्स को या अपने डिज़ाइन को ऐड करके दिखा सकते हो, उसको और अच्छा दिखा सकते हो, जिससे आपकी केस स्टडी और इम्प्रेसिव लगे। और लास्ट में आपको प्रोटोटाइप करके दिखाना है। प्रोटोटाइप एक एम्बेड के थ्रू आप उसको एनिमेट कर सकते हो। आप बिहेंस पे जाओगे, वहाँ पे भी ऑप्शन आता है कि एम्बेड कर दो, इसको लिंक कर दो, मतलब फिग्मा के साथ लिंक कर सकते हो उसको, जहाँ पे आप मतलब कोई भी रिक्रूटर आएगा वो आपके एप्लीकेशन को फंक्शन कर सकता है। जैसे आपने प्रोटोटाइप किया एज इट इज़ वो दिखेगा। जो आप ये गूगल पे जाके देख लेना कैसे उसको करते हैं, वो सब चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएंगी। तो वो चीज़ ज़रूर करना। आपने केस स्टडी बना ली, सब कुछ लिख लिया, सब कुछ कर लिया, अब इसको पब्लिश ना करें। सो पब्लिश करने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि आप एक बार नोशन पे आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कर लो। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद उसको मीडियम पे पब्लिश कर दो, क्योंकि मीडियम पे इतने सारे रिक्रूटर हैं जो कि आपको देख के आपको ज़रूर अप्रोच करेंगे। और अगर आपकी केस स्टडी बहुत ही अच्छी है तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं। कभी कभी मीडियम पे रिक्रूटर आके आपकी प्रोफाइल चेकआउट करते हैं और आपको जॉब के लिए अप्रोच करते हैं। सो शायद क्या पता आपको वहाँ से जॉब भी मिल जाए। और अगर आपको नोशन यूज़ करना नहीं आता तो नोशन के बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे या गूगल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख के कर सकते हो। क्योंकि नोशन एक बहुत ही सिंपल टूल है डॉक्यूमेंटेशन के लिए और सबसे अच्छा टूल है अभी तक का, क्योंकि ज़्यादातर डिज़ाइनर वहीं पे डॉक्यूमेंटेशन अपनी करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जिसमें आप नोशन के रिज्यूमे टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, जिसको यूज़ करके आप अपने रिज्यूमे को और भी अच्छा दिखा सकते हैं। टेम्पलेट्स उसमें बहुत सारे नोशन में, आप कोई भी टेम्पलेट उठाओ और अपना रिज्यूमे उसके अंदर बना सकते हो ताकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे वो और रिक्रूटर ज़्यादा कंफ्यूज ना हो। सो गाइज, ये था केस स्टडी का ब्रीफ, कंप्लीटली ब्रीफ जो कि मैं आपको देना चाहता था ताकि आपकी केस स्टडी और अच्छी दिख सके या और आपको जॉब के चांसेस आपके बढ़ जाएं। लास्ट में बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 3 रिसोर्सेज ऐसे बताऊंगा जिससे आप अपनी केस स्टडी को और इम्प्रूव कर सकते हो। तो फर्स्ट रिसोर्स है कोफोलियो। आप कोफोलियो की साइट पे जैसे ही जाओगे वहाँ पे आपको बहुत सारी केस स्टडी दिखेंगी जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कंपनीज की केस स्टडीज होती हैं। मेटा की हो गई, अमेजोन की हो गई या गूगल की हो गई। गूगल के एम्प्लॉयज़ और मेटा के एम्प्लॉयज़ वहाँ पे अपनी केस स्टडीज डालते हैं। तो आप कोफोलियो पे जैसे ही जाओगे वहाँ पे आप केस स्टडी पे क्लिक करना और किसी भी आप एम्प्लॉय की या किसी भी आप बंदे की केस स्टडी पढ़ सकते हो, देख सकते हो कि वो क्या डालते हैं,
वो कैसे अपनी केस स्टडी को इम्प्रेसिव बनाते हैं, या उनकी केस स्टडी में क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जो वो यूज करते हैं। इन रेफरेंसेस को लेके आप अपनी केस स्टडी को और अच्छा बना सकते हैं। सेकंड रिसोर्स इज वेरी पावरफुल, जिसे पढ़कर आप अपनी केस स्टडी को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, essay.design.cc। इनफैक्ट इसे पढ़कर आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि स्टडी होती क्या है, कि स्टडी के पॉइंटर्स क्या होते हैं, काफी चीजें हैं उसके अंदर। थर्ड है whiteboard.fm। ये साइट अभी शायद डाउन पड़ी है, बट आप जैसे ही मतलब 1-2 दिन में शायद ये खुल जाए, आप इस वेबसाइट पे जाना, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। जैसे आप इस वेबसाइट पे जाओगे, यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं जो कि केस स्टडी के बारे में बहुत सारी बातें की हुई हैं। केस स्टडी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, आप वीडियोस देख के भी समझ सकते हो। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो वीडियोस ऐसी ही बनी हुई हैं कि आपको उसमें काफ़ी आपको क्लैरिटी हो जाएगी और आपकी केस आईडी बहुत ही अच्छी बन सकती है उसको समझने के बाद। तो ये था पूरा ब्रीफ केस स्टडी के बारे में। आपको मैंने 3 रिसोर्सेज भी दे दिए, बता भी दिया आपको केस स्टडी होती कैसे है, बनती कैसे है, कैसे पब्लिश होती है। आप अब ये सारी चीज़ें अपनी केस स्टडी में डालो और अपनी केस स्टडी को पब्लिश करना चालू करो, ताकि रिक्रूटर अब तक रीच हो सके। और ये मत भूलना कि अपनी केस स्टडी जब भी आप पब्लिश कर रहे हो उसे लिंक्डइन पे जरूर पोस्ट करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं यूएक्स के बारे में, एआई के बारे में और वीडियो एडिटिंग के बारे में वीडियोस बनाता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, आपको नई नई वीडियोस नए नए टॉपिक पे मिलती रहेंगी। अगर आपने कुछ भी इस वीडियो से सीखा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है तो मैं उसका रिप्लाई आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, which is Creative UX by Aryan. I hope you are taking care of your mind and body. This is your dost Aryan signing out.